तो इंतजार अभी खत्म नहीं हो रहा क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सबसे बड़ी खबर की तरफ हम आपको मोड़ रहे हैं। खबर यह है कि सुशांत केस में जांच का जिम्मा किसे मिलेगा, इस पर अभी इंतजार करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और गुरुवार तक सभी पक्षों से लिखित जवाब की मांग की गई है। गुरुवार को सुशांत केस में जांच का जिम्मा किसे मिला, इस पर फैसला संभव है और आज सभी पक्षों की जो दलीलें थी उसे बड़े ही ध्यान से सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कानूनी लड़ाई के साथ राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिली। गुरुवार का दिन सुशांत केस के लिए बेहद अहम दिन होगा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3.5 घंटे सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें रखी गईं। रिया चक्रवर्ती की तरफ से दलीलें देते हुए यह कहा गया कि जिस तरह मीडिया ट्रायल उनके खिलाफ चलाया जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। हालांकि कानूनी लड़ाई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिली। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले को इसलिए तूल दिया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। वहीं बिहार सरकार ने इसका जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि इस पूरे मामले में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक मंत्री के बेटे का भी नाम शामिल है, लिहाजा इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। हालांकि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षकारों की दलीलों को सुन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने परसों तक तमाम पक्षकारों से लिखित जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि बिहार में रिया चक्रवर्ती को लेकर जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसका ट्रांसफर महाराष्ट्र में किया जाए या ना किया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह भी तय करेगा कि इस मामले में जांच सीबीआई करे या फिर ना करे। इंतजार करना होगा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन इस फैसले में कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की निष्पक्ष जांच का एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में सुनाने वाला है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो मन में एक ही बात चल रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के उस दरवाजे के भीतर क्या चल रहा था। आपको हर एक पक्ष की एक एक दलील से वाकिफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलते हैं एक बड़ी खबर कि सुशांत केस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम सामने आया। वकील विकास सिंह ने कोर्ट में इस बात को रखा, उन्होंने अपनी दलील में से शामिल किया है। कई मीडिया रिपोर्टर्स में सीएम के बेटे का नाम रखा गया, ऐसा कहा गया है विकास की तरफ से। ये नाम क्यों उछलकर सामने आ रहा है, इस पर भी सोचना होगा, संज्ञान लेना होगा। और सीबीआई की जांच ये भी उस आधार में आती है जिसके जरिए सीबीआई की जांच जरूरी है। कई अखबारों में सीएम के बेटे का नाम है। ये बिहार सरकार के जो मंत्री जो वकील हैं उनकी तरफ से कहना है, मनिंदर सिंह ने ये दलील रखी है। तो सुशांत केस में चौंकाने वाला नाम कई मीडिया रिपोर्ट्स में सीएम के बेटे का नाम है, ऐसा कहना है सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का। इसके बाद बिहार सरकार की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने भी इस बात को पुख्ता तरीके से रखा है। उन्होंने कई अखबारों का जिक्र करते हुए यह कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम है तो नाम तो ऐसे नहीं होगा, इसलिए जरूरी यह है कि महाराष्ट्र पुलिस जो कह रही है उसे एक किनारे रखा जाए और सीधे तौर पर सीबीआई को इस पूरे केस को हैंडल करने दिया जाए। तो सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला नाम आपने देखा कि कौन था और उस पर दलीलें दी जा रही हैं। हो सकता है कि अगर वो नाम शामिल नहीं होता तो सीबीआई जांच की जो एक कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है, वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती, लेकिन इसमें कहीं भी कोई कमजोरी नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील श्याम दीवान ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर मुंबई ट्रांसफर हो। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि पटना में जो दर्ज है एफआईआर वो मुंबई ट्रांसफर हो। रिया के वकील आगे कहते हैं कि पटना में एफआईआर क्यों, जब घटना वहां हुई ही नहीं। इसके बाद रिया के वकील श्याम दीवान का पक्ष सामने आता है कि 38 दिन की देरी से आखिरकार एफआईआर दर्ज क्यों हुआ। पटना में एफआईआर दर्ज करने के पीछे कोई राजनीतिक वजह रही, यह भी रिया के वकील श्याम दीवान का पक्ष था। इसके बाद राजनीतिक फायदे की बात भी यहां पर डाल दी गई कि राजनीतिक फायदे के लिए भी इसे तूल दिया जा रहा है। मुंबई पुलिस ठीक तरीके से जांच कर रही है, उसी बात को दोहराया गया जो पहले भी रिया के वकील ने दोहराया था। मीडिया ट्रायल पर रोक लगनी चाहिए, यह बात रिया कह चुकी है। उनके वकील ने भी, जो श्याम दीवान है, उन्होंने पक्ष में यह रखा।
रिया के वकील श्याम दीवान का पक्ष आगे ये कहता है कि पटना में दर्ज एफआईआर मुंबई ट्रांसफर हो जाए। तो रिया की वकील ने अब तक क्या कुछ कहा, यह हमने आपको बताया। और इधर सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिया के वकील से क्या क्या सवाल पूछे और दूसरे पक्ष की क्या क्या दलीलें उन्होंने सुनी, यह भी हम आपको बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिया के वकील से क्या सवाल पूछे और दूसरे पक्ष की जो दलील थी उसे बताने से पहले बहस के दौरान रिया के वकील की तरफ से जो आरोप लगाए गए, इस पर क्या रिएक्शन है जेडीयू की तरफ से, सुनिए जरा। देखिए, ये मामला है सीबीआई का। सीबीआई का जांच जैसे शुरू हुआ तो लोगों में बेचैनी होने लगा, लोग डर गए हैं, लोग बेनकाब हो जाएंगे इस जांच से। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये सुसाइड नहीं, ये देखिएगा आने वाला समय में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया है। चलिए अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और रिया के जो वकील हैं उनके बीच सुनवाई के दौरान क्या क्या सवाल जवाब हुए। तो जज ने क्या कहा। जज ने सबसे पहले कहा कि क्या आप मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं। इस पर रिया के वकील कहते हैं कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, यानी कि सीबीआई का कहीं भी यहां पर उन्होंने नाम नहीं लिया कि हम नहीं चाहते, निष्पक्ष जांच चाहते हैं। रिया के वकील आगे कहते हैं लेकिन बिहार में एफआईआर दर्ज होने पर कोर्ट विचार करे कि बिहार में एफआईआर दर्ज आखिर क्यों हुई। आपकी याचिका में ही सीबीआई जांच की बात है, जज साहब ये कहते हैं। इसके बाद जज आगे कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। बराबर पूछा जा रहा है, लेकिन रिया के वकील कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सही एजेंसी सही जांच करे। अभी तक सीबीआई की बात इन्होंने नहीं कही। जज फिर पूछते हैं क्या आप मामले में सीबीआई जांच चाहते, तो यह बराबर रिपीट किया जाता रहा। इसके बाद क्या हुआ, सुशांत के पिता के वकील उन्होंने आसाराम केस का जिक्र किया, मीडिया रिपोर्ट में महाराष्ट्र के सीएम के बेटे का नाम आने का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर भी विचार करने की जरूरत है। दो मामले हमने आपको बता दिए हैं और यह एक मजबूत आधार यहां पर बनता है। सुशांत के पिता के वकील कहते हैं कि घटना के बाद सुशांत के पिता से रिया ने बात नहीं की। मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, यह स्पष्ट शुरू से ही इस पूरे मामले में। इसके बाद डेड बॉडी पर निशान बेल्ट के हो सकते हैं, यह सुशांत के पिता के वकील की दलील थी। इसके बाद सुशांत का दरवाजा तोड़ने के पहले बहन को क्यों नहीं बुलाया गया। सुशांत के पिता के वकील आगे कहते हैं कि सुशांत को उनके परिवार से दूर किया जा रहा था। तो एक मजबूत तथ्य दिया जा रहा था सुशांत के पिता के वकील की तरफ से। इसलिए जो इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की उसका हमने जवाब दिया कि देखिए इन्होंने प्रेस क्लिपिंग्स लगाए हैं, लेकिन हमने कोई प्रेस क्लिपिंग नहीं लगाया जिसमें तमाम प्रेस कह रही है कि वहां भी कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। हमने कहा नहीं, हमारे तरफ से ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम वही काम करें जो वो कर रहे हैं कि प्रेस क्लिपिंग लगा करके एक क्रिमिनल केस को गलत अंजाम देना चाह रहे हैं। लेकिन हमने ये बताया है कि जुरिस्डिक्शन डेफिनेटली पटना में है। चलिए, तो बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां से आगे बढ़ती है। मतलब बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। तो मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की, यह बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। बिना एफआईआर के 56 लोगों का बयान ले लिया, उनसे पूछताछ कर ली और डायरी बना ली गई। मौत का कारण पता नहीं चल जाता तब तक जांच जारी रहनी चाहिए, यह कहा गया। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने किस कारण से एफआईआर दर्ज नहीं की, यह भी बताना चाहिए। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस को सहयोग नहीं किया, यह दुनिया ने देखा, उसके तथ्य कुछ अलग हो सकते हैं। इधर बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया, जो यहां से एक विशेष अधिकारी को भेजा गया था उन्हें। महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में किसे बचाना चाहती है, ये जाहिर भी है और छुपा हुआ भी। राजनीतिक दबाव में काम कर रही है महाराष्ट्र की पुलिस। बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह का की जो दलीलें थी वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील भी ये जानिए कि बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा ट्रांसफर याचिका को सनसनीखेज बनाया जा रहा है, यानी कि मीडिया ट्रायल की बात यहां छुपे तरीके से की गई। बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है, बातों को रिपीट किया गया। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने रिपीट किया। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता की सुविधा के लिए कहीं भी केस दर्ज होगा, ट्रांसफर याचिका को सनसनीखेज बनाया जा रहा है। तो ये बातें जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी ने कही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी पक्ष रखा। उन्होंने कहा महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे में सही जानकारी नहीं है जो जानकारी दी गई है।
इसके अलावा इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र ने मान लिया है, यह सॉलिसिटर जनरल ने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुंबई में ना एफआईआर हुई, ना ठीक से जांच हो पाई। तो एक जिंदगी कहीं खो सी गई और उसके बाद एक जंग जारी है कि आखिर हुआ क्या था, सुशांत की मौत हुई क्यों थी। और एक जंग और भी जारी है, वो बिहार में, वो बाढ़ की जंग है। लोग रोजाना उससे लड़ते हैं, डरते भी हैं और फिर लड़ते हैं। बाढ़ से बिहार में लाखों लोगों की हालत तंग है और जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। खाए पिए के दिक्कत है, कल के दिक्कत है, पानी के दिक्कत है, अन्न खाए बिनु हम सब मोरैले, दू तीन सांझ पर अपन खाना खाइले। कोई उपाय नहीं, न सरकारी कुछ न सुनवाई, कुछ भी नहीं मिला है। एक तो पानी भी तक नहीं मिला है, अब भोजन कहाँ से मिलेगा। तो करीबन 1 महीना से जो है घर में सभी लोगों के घर में पानी घुस गया है और घुस जाने की वजह से लगभग 1 महीना से रेलवे पर हम लोग जो है पन्नी टान करके रह रहे हैं। मिलल नहीं, मुखिया तरफ से कुछ मिलल नहीं, सरकार तरफ से कुछ मिलल। हम सब 1 महीना से रोड पर भूखे तक रह रहे हैं, न पन्नी का साधन है, न कुछ का साधन है। चंदा उसल के पन्नी लगाए हैं। चलिए भागलपुर से खबर सबसे पहले। नवगछिया में कोसी के बाद गंगा नदी ने कहर मचाना शुरू कर दिया। इस्माइलपुर प्रखंड के कई गांवों में गंगा नदी का पानी भर गया है। इस्माइलपुर से नवगछिया को जोड़ने वाली जो सड़क है उस पर गंगा का पानी बह रहा है। लोगों के सामने मुसीबत है। यहाँ के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। कोसी के कहर के बाद गंगा का भी कहर शुरू हो चुका है और गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ यह इस्माइलपुर गांव है, इस्माइलपुर प्रखंड का, और यह मुख्य सड़क है। नवगछिया से इस्माइलपुर प्रखंड को जोड़ने वाली यह सड़क है और इस सड़क पर किस तरह से गंगा के पानी का बहाव हो रहा है आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। पूरे 200 मीटर की दूरी के आसपास में जो है इस सड़क पर पानी का बहाव हो रहा है, जिससे आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो गया है। हालांकि कुछ युवा लोग जो हैं वो जान जोखिम में डालकर इस सड़क से आर पार करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के तहत जो है यहाँ 2 सरकारी नाव दिए गए हैं और इन 2 सरकारी नावों के सहारे लोग आना जाना करते हैं। एक छोर से पर पहुँच लोग जो है फिर नाव पर अपनी सवारी मोटरसाइकिल रख कर जो है दूसरे छोर पर पहुंचते हैं, फिर वहां से वो गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। लेकिन जिस तरह से गंगा के जलस्तर में इजाफा हो रहा है और अगल बगल के गांव में पानी फैल रहा है, उससे यहाँ के लोगों में भी भय का माहौल है। और आप देख सकते हैं कि लोगों के आवागमन का अब धीरे धीरे साधन भी जो है वह खत्म होता जा रहा है। जो प्रमुख सड़क मार्ग है, इस सड़क मार्ग पर किस तरह से पानी का बहाव है और ऐसे में लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है, सहज अनुमान लगाया जा सकता है। तो कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, नवगछिया, इस्माइलपुर। चलिए नवगछिया से आगे बढ़ते हैं। मधेपुरा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाढ़ पीड़ितों की बदहाली क्या कहती है वो तस्वीरें आपको बता देंगे, जहां जुगाड़ की नाव के सहारे जिंदगी कटती है। बाढ़ पीड़ितों का ये कहना है कि उन्हें अब तक कोई सरकारी मदद मुहैया नहीं कराई जा सकी। तो मधेपुरा की ये तस्वीरें, जुगाड़ की नाव है, कभी भी कुछ खतरा हो सकता है, घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन तब भी इस पार से उस पार जाना है तो सड़क तो नहीं है, सड़क पानी के भीतर है और जो पानी के ऊपर है वो जुगाड़ की नाव है और यही सहारा है। कोई सुविधा भी नहीं है, सरपट सुविधा। एक जनता जो है दूसरे आंगन से तीसरे आंगन भी नहीं जा पाता और ना कर जो हम लोग जो है टीन का नाव और जो केला का नाव वगैरह करके जो है दूसरे आंगन से तीसरे आंगन जाना पड़ता। सीतामढ़ी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की हालत बेहद खराब है।
बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या है। रूनी सैदपुर में बाढ़ से विस्थापित लोग रेलवे ट्रैक के किनारे जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां हर पल इनकी जिंदगी खतरे में है। यही नहीं, इन्हें पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। विस्थापितों का यह आरोप है कि किसी ने अभी तक उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। एक महीना से जो है घर में सभी लोगों के घर में पानी घुस गया है और घुस जाने की वजह से लगभग एक महीना से रेलवे पर हम लोग जो है पन्नी तान करके रह रहे हैं, लेकिन सरकारी कोई भी हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है, एक पन्नी तक भी नहीं मिल पाया है। देखते हैं तो यहाँ परेशानी ऐसा है, न खाने का ठीक है न कोई ठीक है। पन्नी 2 बार कीना, दोनों बार में अन्हार पर उड़िया दिया है ना, कोई उपाय नहीं है। चलिए कोरोना की बात करते हैं। बिहार में कोरोना की अगर बात करें तो यहां कोरोना के 86,812 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 32,222 एक्टिव केस हैं। 54,139 लोग यहां कोरोना को मात भी दे चुके हैं। तो कोरोना से अब तक बिहार में 450 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये वो आंकड़े हैं जिसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। संक्रमित जो लोग हैं, ठीक हुए जो लोग हैं, और जो मौत का आंकड़ा है उसे भी हम लगातार बता रहे हैं कि ये पूरी डेटा को देख पा रहे हैं, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आज का जो आंकड़ा है वो भी हम आपको बताएंगे जो 4000 के पार है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना परास्त होगा अगर सब साथ होंगे तो। अगर कहीं बिखराव होता है तो कोरोना हावी भी हो सकता है। इसलिए जो चीजें यहां लिखी हैं ध्यान से पढ़िएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का कहर झेल रहे 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से सुझाव लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान सभी 10 राज्यों को भरोसा दिया है, अगर हम मिलकर काम करें तो देश कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएगा। कि हम जो 1% से नीचे मृत्यु दर लाने का लक्ष्य, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य, 72 घंटे में सारे कांटेक्ट पर्सन को तक पहुंच करके उनकी व्यवस्था करना, इन मंत्रों को लेकर के अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो 10 राज्य जहां पर 80% केसेस हैं, हमारे 10 राज्य जहां 82% मृत्यु हैं, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां दलसिंहसराय के रामपुर जलालपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई है। नाला निर्माण को लेकर विवाद बढ़ा और विवाद को सुलझाने गई थी पुलिस, जिनसे गांव वाले ही भिड़ गए। गांव वालों का एक गुट उनसे भिड़ गया और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं पर लाठी बरसा रहे हैं। समझाने की कितनी कोशिश की गई होगी ये भी इससे जाहिर है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि गांव वालों का जब एक गुट पुलिस से भिड़ने की कोशिश करता है तो उसके बाद डंडे चलने शुरू हो जाते हैं। और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ पुलिस वाले जो हैं महिलाओं पर भी डंडा बरसा रहे हैं और कहीं से भी उनकी लाठी हिचक नहीं रही, वो पीछे नहीं जा रहे और कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। समस्तीपुर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो छावनी में तब्दील हो गया है ये गांव और पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प, रोड़ेबाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि एक गुट जो है वो पुलिस के साथ भी है, जो पुलिस के साथ पत्थर चला रहा है। और मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, अभी स्थिति क्या है, अपडेट क्या है? जी विवेक, यहाँ पे दलसिंहसराय के ये रामपुर जलालपुर की घटना है, जहाँ पे नाला निर्माण के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। ये पिछले 2 साल से मामला अटका था। करीब 20 मीटर का एरिया है जहाँ पे दलसिंहसराय नगर पंचायत के द्वारा जल निकासी जो शहर में जल जमाव होता है उसको लेकर करना था, लेकिन ये मामला अटका था। कुछ दिन पूर्व डीएम के निर्देश पर ग्रामीणों के साथ एसडीओ की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था। लेकिन जब आज काम को शुरू किया गया
तो फिर ग्रामीणों ने विरोध कर दिया और पथराव पुलिस पर शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज और पथराव किए गए और इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल वहां पे नगर पंचायत के द्वारा फिर ग्रामीणों के साथ बातचीत के बाद काम शुरू कर दिया गया। विवेक, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, कुछ लोगों को चिन्हित किया होगा, कोई लिस्ट है पुलिस के पास? जी, इस पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की गई ग्रामीणों के ऊपर विवेक, तो उस वक्त 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ग्रामीणों के बीच एसडीओ के का फिर वार्ता हुआ है, जिसके बाद काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद अभी एफआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। नाला निर्माण और उसके बीच में झड़प शुरू हुई, झड़प को शांत करने के लिए पुलिस पहुंची, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन गांव का एक गुट पत्थरबाजी करने लगा और उसके बाद पुलिस को लाठियां चटकानी पड़ी। लेकिन इस बात का ख्याल पुलिस भूल गई कि महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गई हैं, जिसमें कई महिलाएं जख्मी हुई हैं। और चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।